नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कल रात मंगलवार और बुधवार के दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कम से कम 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उनको नेस्तनाबूद कर दिया और उसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और इस खबर के आने के बाद से आज सुबह से जब से ये खबर लोगों तक पहुंचना शुरू हुई, देश में एक जबरदस्त जोश का और एक नई उम्मीद का माहौल है कि आखिरकार किसी न किसी तरह अब हमको इंसाफ मिलेगा या मिलकर रह रहा है। और इसमें भारत सरकार और सेना को खासतौर पर लोग बधाइयां दे रहे हैं और उस पर अपना फख्र जता रहे हैं कि आखिर ऐसी सेना के रहते हम किस तरह सुरक्षित नहीं रहेंगे। और भारतीयों में ये जो जोश देखा जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान काफी परेशान नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी परेशानी और बाकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आगे की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन वो इस समय पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो माना जा रहा है कि जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। उसके अलावा अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो इस समय बैठक ले रहे हैं। 2 बजे की बैठक तय हुई थी। जितने सीमांत जो राज्य हैं उनके जो पुलिस और मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों के साथ अमित शाह की इस समय एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है सरकार ने, तो सरकार अभी और बहुत कुछ करने की तैयारी में है। और आज इस ऑपरेशन के बाद सेना ने सुबह 10:30 बजे पूरे देश को ब्रीफ किया, बताया कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से इस हमले को, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, उनके साथ पूरी कैबिनेट बैठी है। तो अभी कैबिनेट की भी एक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन इसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो इस समय दिख रहा है कि जो बात कही गई थी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, बिहार में रैली के दौरान जो सभा में उन्होंने जो कहा था कि हम आतंकियों को उनके आखिरी हद तक जाकर मारेंगे और उनको पकड़ेंगे और उनको कड़ा सबक सिखाएंगे, उनको कल्पना से ज्यादा उनका हम हश्र करेंगे, ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आपने कह तो दिया, लेकिन आप करके कब दिखाएंगे। और इस बीच पूरे देश में मॉक ड्रिल को लेकर भी हलचल हुई, क्योंकि खबर आई कि मॉक ड्रिल होने वाली है 7 मई को, यानी आज, और इसकी तैयारी कल से चल रही थी। तो मॉक ड्रिल की तैयारी के बीच देश में ये एक सुगबुगाहट तो चल रही थी कि सरकार कुछ बड़ा जल्द कर सकती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस तरह आधी रात मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात इस तरह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाएगा। और ये जो सिंदूर नाम रखा गया, इसको लेकर भी अब काफी चर्चा चल रही है। और जो पीड़ित हैं, खासतौर पर उनके जो परिवार हैं, वो इस नाम को लेकर काफी उनका एक अलग ही उनकी भावनाएं सामने आ रही हैं। वो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, ये अपने आप में बहुत सारी बातों को उनको जस्टिफाई करता है, उनका जस्टिफिकेशन देता है। और एक तरफ भारत जहां इस ऑपरेशन सिंदूर को उसने अंजाम दिया, और ये बताया जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। आर्मी के जो पूर्व चीफ है मनोज नरावने, उनका एक लाइन का ट्वीट आया कि पिक्चर अभी बाकी है, और उस ट्वीट से काफी हलचल मची। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब और आगे क्या होने वाला है। और जिस तरह से देश में तमाम गतिविधियां चल रही हैं, उसमें लग रहा है कि सरकार अभी 9 उसने आतंकी हम ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन अभी और बहुत कुछ कड़ा सबक सिखाने की बारी अभी भी बनी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से जरूर इस बीच एक तिलमिलाहट या एक बेचैनी। अब पाकिस्तान की तरफ से पहले तो ये कहा गया कि ये भारत ने ऐसी कार्रवाई की तो हम भी इसका जवाब देंगे, और भारत को कायर पड़ोसी और तमाम बातें जो वहां के राजनेताओं को करनी चाहिए वो कर रहे हैं। जाहिर है उनको भी अपनी जनता को दिखाना है कि हम किस तरह से देश को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान अपने ही देश को सुरक्षित नहीं रख रहा है वो, और इस तरह की कार्रवाइयों का बदला लेकर एक तरफ को असुरक्षित कर रहा है और दूसरी तरफ आतंकियों को भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है। ये बात पूरे विश्व में जा रही है और पाकिस्तान अब समझ रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया कि अगर भारत अपने कदम पीछे खींचता है तो हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। ये रक्षा मंत्री का बयान अभी से कुछ देर पहले का आया है। तो जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान पर भी अब इसका असर दिखने लगा है, और इस असर के दिखने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि दुनिया के बहुत सारे देश, चीन जैसे देशों ने जरूर
इस पर अफसोस जताया है। ऐसी एयर स्ट्राइक जो भारत ने की है उस पर जाहिर है चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है, लेकिन बाकी तमाम देश जो हैं वो हर तरह से भारत के इस फैसले को, इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। तो भारत में इस समय एक जो देश में जबरदस्त माहौल बना हुआ है, अब उस माहौल को किस तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं पीएम मोदी, ये देखने वाली बात होगी। देखना ये होगा कि क्या आगे की तैयारी इसी सिलसिले में आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अल्पसंख्यक हैं उन पर किसी तरह का कोई खतरा ना आए, क्योंकि खबरें आई, एक आध विजुअल्स इस तरह के आए कि वाइजाग में, मेरा ख्याल है, सही नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद वाइजाग में कराची बेकरी पर कुछ लोगों ने तिरंगा झंडा फहराकर वहां पर अपना राष्ट्रवाद दिखाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें कराची शब्द से शायद आपत्ति होगी, लेकिन उनको कराची बेकरी का इतिहास भी जानना चाहिए। तो ये देश में कुछ ऐसे तत्व रहते ही हैं जो ऐसी बातों का फायदा उठाकर पूरे बातों को दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा है कि सरकार का पूरा ध्यान इस समय आतंकवाद से लड़ाई में लगा हुआ है, विपक्ष इसमें उसका साथ दे रहा है। कल विपक्ष के साथ यानी सर्वदलीय बैठक है, जिसमें कल फिर देखा जाएगा कि क्या कुछ आज आगे होगा। लेकिन आज की बैठक में अमित शाह क्या निर्देश देते हैं पूरे सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, गृह सचिवों को और बाकी अधिकारियों को, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से जब मुलाकात हो रही है तो उसके बाद और क्या खबरें सामने आती हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो सुबह से लेकर अभी तक के इन तमाम घटनाक्रम पर ही आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या है आगे की तैयारी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, मंगलवार 22 अप्रैल और मंगलवार 6 मई और बुधवार 7 मई, ये जो तारीखें हैं इनको पाकिस्तान शायद नहीं भूलेगा। उसने एक कोशिश की, हालांकि वो इससे इनकार कर रहा है और भारत से अब भी सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप हमको सबूत दो। लेकिन जिस तरीके से भारत ने वहां पर कल जो एयर स्ट्राइक की, जिस तरीके से केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बहुत संयम का परिचय देते हुए, ना उसने कहीं किसी नागरिक ठिकाने को निशाना बनाया, ना किसी सैन्य अड्डे पर, जैसा कि पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब जो जम्मू कश्मीर के उसमें वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई है और 10 लोगों की मौत की भी खबरें हैं, तो जाहिर है नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या इस नुकसान का खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर यही नहीं होगा कि वो मान ले कि उसने आतंकियों को पनाह दी है? क्योंकि अब जिस तरह का पूरा माहौल बन गया है उसमें भारत का पूरी दुनिया में एक अलग स्थान अब बन चुका है और ये दिख रहा है कि हम पर हमला हुआ तो हमने केवल जवाबी कार्रवाई की, हमने कोई युद्ध नहीं छेड़ा है। क्या ये मैसेज देने में भारत आज सफल रहा है? बिल्कुल संयुक्ता जी, भारत इस मामले में सफल रहा और पूरी दुनिया को भारत ने संदेश दिया और पहले ये पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया गया था कि हम आत्मरक्षा में कदम उठाएंगे। अपने नागरिकों को हम इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकते कि हमारे निर्दोष नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों में इस तरीके से मारे जाएं। ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देगा और कड़ा इसका जवाब देगा। और इसका कड़ा जवाब भारत ने दिया है। और जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, वो जो मसूद अजहर है, जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है, उसने खुद स्वीकार किया है कि उसके परिवार के 10 लोग और 4 उसके करीबी लोग जो हैं वो इसमें उनकी जान गई है। ये उसने खुद स्वीकार किया और पाकिस्तान की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि 26 लोगों की जान गई है और 46 जो है वो घायल हैं। तो अब ये तो शुरुआती दौर है, अभी स्वीकार करने का। सुबह तक तो स्वीकार नहीं किया जा रहा था, फिर आया पहले 4 का आया कि 4 की जान गई है, फिर आया 8 की गई है। अब पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि 26 की जान गई है और 46 उसमें घायल हैं। और मसूद अजहर ने खुद माना है कि उसके परिवार के 10 लोग, जिनमें उसकी बहन, बड़ी बहन, बहनोई, भांजे और 6 बच्चे, ये बताया उसने कि वो उसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब शर्मिष्ठा जी कि जो हमारी सेना की तरफ से कहा गया कि हमने बहुत संयम के साथ लक्ष्य निर्धारित किए और लक्ष्य निर्धारित करते समय हमने बहुत संयम बरता और हमने किसी भी सैन्य ठिकाने को या हमने नागरिक उसको हमने निशाना नहीं बनाया। हमने लक्षित कार्रवाई की और जो आतंकी अड्डे थे हमने उस पर कार्रवाई की। मसूद अजहर का बयान जो है वो ये बताता है कि भारत ने जो कहा है वो बात सही है और सारी दुनिया को इसको मानना पड़ेगा। तो भारत ने ये बता दिया है कि अगर हम महात्मा बुद्ध और गांधी के देश हैं तो हमारी अहिंसा को आप जो है कमज़ोरी ना समझें।
चूँकि अहिंसा अगर हमारी है और हम अगर किसी पे हमला नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी तरफ से हमले सहते रहेंगे। तो ये एक पलटवार जो है वो किया गया है। और जो महत्वपूर्ण बात है समिता जी ये कि जो पुलवामा का हमला हुआ था उसके लिए भी जो दोषी थे उन पर भी ये अब कार्रवाई हुई है। तो ये सामने आ गया है कि जिन लोगों ने किया था ये सामने कार्रवाई आई है। और अब इसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से बिलबिलाया हुआ दिख रहा है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है नवाज़ शरीफ, उनका बयान आ रहा है, उनके जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं हाँ वो शहबाज शरीफ जो है उनका बयान आया है और बताया कि सभी कायरतापूर्ण कार्रवाई थी, कनिंग पड़ोसी की, चतुर पड़ोसी की कायरतापूर्ण कार्रवाई थी। अब ये कायरतापूर्ण थी या क्या थी ये तो पाकिस्तान को खुद समझ में आ गया होगा कि क्या कार्रवाई थी। लेकिन हमारी सेना ने बहुत सधे हुए तरीके से और पहले पूरा मौका दिया गया पाकिस्तान को कि भाई आप अपने आप खुद ही अगर आप इनको डिसमेंटल कर दें, जो आपके यहाँ आतंक के अड्डे चल रहे हैं, तो अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ तो समिता जी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मातम मनाने के बजाय खुश होना चाहिए कि वो जो आतंकवादी जो पाकिस्तान ने पाले थे और वो खुद उसके लिए भी जो थे मुसीबत बन रहे थे, उन पे अगर भारत कार्रवाई कर रहा है तो ऐसे समय में पाकिस्तान की सरकार को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था कि भाई ठीक है आपने बड़ा अच्छा काम किया, जिनसे हम नहीं निपट पा रहे थे और आपने उनको निपटाया है। तो ये पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन जो बयान वहाँ से आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हो रहे हैं। सेना पे जो हमला किया ही नहीं है तो आप सेना के साथ खड़े रहिए, हमने तो थोड़ी रोका आपको कि सेना के साथ मत खड़े रहिए। लेकिन हाँ, अगर भारत में आप कार्रवाई करेंगे, और अब जैसा कि खबर आ रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से और उसमें 10 भारतीय नागरिकों की जान भी गई है, तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। अगर हमने पहलगाम का जवाब दिया है तो ये 10 निर्दोष नागरिकों की जो आज जान गई है हमारी, इसका भी जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। ये समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल। और ये जो जवाब देने की बात है और पाकिस्तान की जो ये भी एक उकसाने वाली जो कार्रवाई है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है। हमने कुछ समय पहले जब ये पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में जो भाषण दिया था उसकी भी काफी चर्चा थी, और आज जो उमर अब्दुल्ला ने कहा उसको भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि हमें कुछ ऐसी लड़ाई करने का वो नहीं है, लेकिन आप अपनी बंदूकों को शांत कर लीजिए तो इधर से भी बंदूकें शांत हो जाएंगी। क्या कुछ कहा है उमर अब्दुल्ला ने, एक बार उसको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद के आगे की तैयारी। हमने टंगदार में रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है पर नुकसान जो उन लोगों को जो काफी क्लोज बॉर्डर्स में रहते हैं, तो किस तरह की आपसे मैंने अभी कुछ देर पहले तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डीसीज हैं, बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक कठुआ से लेके बारामूला कुपवारा तक मैंने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। यहाँ तक के डीसी पुंछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका, हालांकि वहाँ पे अभी भी उनके घर के नज़दीक जो है शेलिंग चल रही है। उन सब से बात करके मैंने हालात का जो है जायज़ा लिया है। रात को ये सिचुएशन होगी जो रिपोर्टेडली 9 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए, चाहे वो उड़ी है, करना है या जम्मू साइड हमारा राजौरी पुंछ है। शुरुआत पहलगाम में हुआ जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी, शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज़ फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज़ फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं।
वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो हैं वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। अमरिंदर जी क्या कहेंगे? यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ पाकिस्तान को एक नसीहत भी दे दी है कि ये उनके ऊपर है कि वो कहां तक इस मामले को खींचना चाहते हैं, और इस समय क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो इस युद्ध को खींच सकता है? यानी युद्ध तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और अभी भी पाकिस्तान अपनी गलती को नहीं मान रहा है, वो भारत पर ही इल्जाम लगा रहा है। बहुत सारे अभी मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, या हम नहीं जानते कि उसमें कितने फेक हैंडल्स हैं और कितने सही, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये कार्रवाई भारत ने शुरू की है। और भारत ने तो जहां तक ये समझ में आ रहा है कि जवाब ही दिया है, उसने अपनी तरफ से जाकर मारा नहीं किसी को। और ये उमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं कि हम तो बड़े आराम से रह रहे थे, शुरुआत आपने की है, तो अगर खत्म करना है तो वो उसकी पहल भी आप ही को करनी होगी। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत ऐसे में और क्या आगे कर सकता है? जो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे की जो तैयारी की बात हो रही है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मिलना, या अभी अमित शाह का 2 बजे की उनकी मीटिंग थी, उसमें चीफ मिनिस्टर्स, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सारे बॉर्डर स्टेट्स के इनके साथ, और इसमें जो स्टेट्स हैं इन्हें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी, इन सबको बैठक में बुलाया गया। तो ये जो तैयारी बता रही है कि क्या अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी कोई एक और ऑपरेशन हो सकता है, या भारत सरकार अब इस बात के लिए मुस्तैद है, सेना को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करे तो उसका भी जवाब तुरंत दिया जा सकेगा? क्या लगता है? देखिए शर्मिष्ठा जी, एक तो अभी भारत की तरफ से कार्रवाई हुई, और जाहिर सी बात है कि सैन्य कार्रवाई जो हुई वो आतंकी जो ठिकाने थे उन पर हुई। पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है वो इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है कि वो अब कोई वार की तरफ बढ़ना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा, चूँकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और सर्वदलीय बैठक में भी ये स्पष्ट हो गया था कि हम अपनी आत्मरक्षा में अधिकार जो हमें आत्मरक्षा का है उसके तहत हम कदम उठाएंगे। हम अपने निर्दोष नागरिकों की जान ऐसे नहीं जाने दे सकते। और पाकिस्तान से यहाँ आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान उनको भेजता है। और पाकिस्तान के एक मंत्री जो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि पिछले 35 सालों से पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ आतंकवादियों को पैदा कर रहा है, और लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो पश्चिमी देशों के लिए पैदा कर रहा था। तो अगर आप पश्चिमी देशों के लिए पैदा कर रहे थे, आप किसी के लिए पैदा कर रहे थे, आपने स्वीकार कर लिया कि आपके यहाँ आतंक के अड्डे हैं और पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा कर रहा था। तो जब आपने स्वीकार कर लिया तो भारत की कार्रवाई को एक तरीके से कहा जाए वो वैश्विक स्तर पर ये स्वीकार्यता मिल जाती है कि पाकिस्तान में जो आतंक के अड्डे थे उन पर हमला किया गया है और ये हमारे आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उसने यूएनएससी में भी शिकायत की है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का वक्तव्य आया है कि जो यूएन की सुरक्षा परिषद है उसमें उसने शिकायत की है कि वो जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 51 है उसके तहत उसको आत्मरक्षा का अधिकार है। आपको भी आत्मरक्षा का अधिकार है, हमको भी आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन अगर भारत ने आपके ऊपर हमला किया होता तब आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। आप अगर आतंकियों बचाने के लिए आप काम करेंगे तो फिर आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, फिर उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान इसका रिटेलिएट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आज जो शर्मिष्ठा जी जो मॉक ड्रिल का जो यहाँ किया जा रहा है तो इसीलिए है कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसका से कैसे निपटा जाएगा और नागरिकों को सचेत किया जा रहा है। इसका मतलब शर्मिष्ठा जी ये पूरी तैयारी जो है भारत ने कर ली है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, फिर भी नहीं सुधरता है इसके बाद भी, तो उसके बाद फिर बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जा सकता है। पहल हम नहीं करेंगे ये बिल्कुल तय है। हमने किसी पे हमला नहीं किया, आज तक कभी हमला नहीं किया। हज़ारों साल का इतिहास है भारत का कि भाई कभी किसी पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर हमला हम पर हुआ है तो उसको हमने बर्दाश्त भी नहीं किया है, तो हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान को और सारी दुनिया को एक साफ संदेश भारत की तरफ से है कि हम अगर अपनी जो हमारी सहिष्णुता की नीति है और हमारा जो पंचशील का सिद्धांत है, हमारा जो अहिंसा का सिद्धांत है, अगर हम उस पर चल रहे हैं तो इसको हमारी आप कमजोरी मत समझिए, ये हमारी मजबूती है। क्योंकि हम किसी पर हमला नहीं करते,
लेकिन अगर हमला होगा तो ऐसा नहीं है कि हम जो है हमला होगा और हम उसको सहते रहेंगे और हम अपने निर्दोष नागरिकों की जान जो है वो इसी तरीके से जाने देंगे। तो हम उसका जवाब देंगे और ये पाकिस्तान को साफ साफ संदेश है। पाकिस्तान जिस तरीके से इस समय बर्ताव कर रहा है, इससे साफ समझ में आता है कि उसकी मंशा जो है शायद युद्ध की तरफ बढ़ने की है। लेकिन शर्मिष्ठा जी, अभी एक रिपोर्ट आई है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, और उसमें साफ कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इस रास्ते पर बढ़ता है तो उसकी अर्थव्यवस्था और तबाह हो जाएगी, जो पहले से ही तबाही के कगार पर है। तो ये पाकिस्तान को सोचना है कि वो भारत से लड़ने में किस हद तक जाना चाहता है। हमको याद है अच्छे तरीके से शर्मिष्ठा जी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत उछल रहे थे, उनके जो नाना हुआ करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि भारत से जो कई जन्म तक लड़ेंगे। तो वो जब कहा था उन्होंने भारत से कई जन्म तक लड़ेंगे, फिर उनका जो हश्र हुआ पाकिस्तान में, वो सारी दुनिया के सामने है। तो हमसे लड़ने की हसरत पालने वाले जो हैं, उनका हश्र बहुत बुरा होता है। ये दुनिया पहले भी देख चुकी है और आगे भी दुनिया देखेगी। तो भारत से आप आँख मिलाने की ज़रूरत ना करें। और सबसे बड़ी बात शर्मिष्ठा जी ये है कि भारत से पूरा संदेश गया है कि पूरा देश जो है, 140 करोड़ देशवासी, वो एकजुट हैं। कुछ सिरफरे अगर पागल हैं यहाँ तो उनको ठीक कर दिया जाएगा, बाकी पूरा देश जो है वो एकजुट है। और इस कार्रवाई में पूरा देश जो है भारतीय सेना का अभिनंदन करता है। जी बिल्कुल, और भारतीय सेना की हर जगह तारीफ हो रही है, उसके शौर्य को लोग सलाम कर रहे हैं। और ये उम्मीद भी भारतीय सेना से यही थी, हमेशा से सेना ने इसी तरह देश की सरहदों की और देश के लोगों की रक्षा की है। और लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहा है। और अभी पाकिस्तान के एक राइटर जो न्यूज एजेंसी है, उसने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वो कह रहे हैं कि मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि 5 भारतीय विमान, जिनमें 3 रफेल, एक SU-30 और एक MiG-29 शामिल है, और एक हेरॉन ड्रोन भी मार गिराए हैं। मतलब पाकिस्तान अभी भी ये दावा कर रहा है कि हम भी मार रहे हैं, भारतीय विमानों को गिरा रहे हैं। और बहुत सारी फेक खबरें भी वहां के चैनल से चलाई जा रही हैं। इस बीच जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान आया है मंगलवार तक। वो ये कह रहे थे कि आइदर वी सर्वाइव और नो वन डज, यानी या तो हम बचेंगे नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। इस तरह की ये धमकी वाली बात हो रही थी। अब वो कह रहे हैं कि they were ready to refrain from further action if India halts its operation on the border, यानी भारत अगर अपनी ऑपरेशंस को सीमा पर रोक देता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे या हम भी शांत हो जाएंगे। ये बात है, यानी पाकिस्तान एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है कि बस अब आप रोक दीजिए अपनी कार्रवाई और हम भी रोक देंगे। यानी कहीं ना कहीं वो पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि आखिर वो कब तक पस्त होता है। और जैसा आपने मौलाना मसूद अजहर का कहा था कि उसकी जो मस्जिद है, सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर बहावलपुर में, वो पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी गई। और उसमें खुद अजहर ने ये कहा है कि 10 लोग उसके परिवार के और उसके गुट के 4 आतंकी मारे गए, यानी करीब करीब 14 लोगों के जो मौत हुई है। और उसके बाद खबर ये भी है कि उसने कहा कि रोते हुए कि अगर वो भी मर जाता तो अच्छा रहता। अब हम नहीं जानते कि उसने रोते हुए कहा या वाकई ये बात कही या नहीं कही, लेकिन अगर ये आतंकी सरगना इस तरह से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये भारत के लिए वाकई बड़ी जीत की बात है। और जो आज जिस तरीके से अमलेंदु जी, जो सेना की जो ब्रीफिंग हुई, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई, उसमें खास बात ये देखने मिली। एक तो हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम जो रखा, ये अपने आप में बहुत सारी बातों को वो बता रहा है और इसको लेकर भी तारीफें हो रही। बताया जा रहा है कि खुद पीएम मोदी ने ये नाम सुझाया था। दूसरी बात, जो एक कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन 2 लोगों को इन लोगों के से ये पूरी ब्रीफिंग करवाई गई, बताया गया कि कैसे कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्या कुछ कहा है सोफिया कुरैशी ने, एक बार उसको सुनते हैं। उसके बाद समझना चाहती हूँ कि आखिर इस कदम के मायने क्या हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक बार हम सुन लेते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली,
यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। अमरेंदु जी, ये सब जो दिखाया गया आज की ब्रीफिंग में, मुझे मतलब मेरी जानकारी में नहीं है कि इससे पहले कभी इस तरह के अटैक के बाद, इस तरह के जवाबी हमले के बाद सेना ने इस तरह के ग्राफिक्स के साथ दिखाया गया। हमने केवल पिक्चरों में ऐसा देखा है कि जो सेना तैयार करती है और लोग बैठकर देखते हैं कि यहाँ अटैक हो रहा है, वहां अटैक हो रहा है। ये जो इस तरह के जो कार्रवाई की भी गई और उसको जो पूरा दिखाया गया दुनिया के सामने, सरकार अच्छे से जानती है कि ये केवल इंडिया के लोग नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है और बता रहे हैं कि ये आतंकी अड्डे हैं और यहाँ पर हमने इस तरह से हमला किया। और दूसरी बात, दोनों जो महिला अधिकारी जो हैं, इनको आगे करके और इनसे पूरा वो ब्रीफ करवाना, क्या ये संदेश बता रहा है कि आपने जिस तरह से जो खबरें ऐसी चली थी कि आतंकी ने मारा और कहा कि अब मोदी जी को जाकर बता देना, तो अब मोदी जी ने बता दिया है। यहाँ पर महिला शक्ति को क्या यहाँ पर बताया गया है, ऑपरेशन सिंदूर नाम का क्या उसका सिग्निफिकेंस है, और ये जो जिस तरह से ग्राफिक्स के साथ पूरी दुनिया में ये संदेश गया है कि हमने तो यहाँ मारा है और हमने कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने हमको नुकसान पहुंचाया हमने उनका नुकसान किया है। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? एक तो समिता जी, अभी खबर आई है कि कांग्रेस ने आज 3 बजे अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है इस मसले पर, और कल जो सर्वदलीय बैठक है उसमें क्या रुख होगा उसको लेकर बैठक बुलाई है। दूसरा ये समिता जी कि ये जो जैश ए मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर है, ये यूएन की जो आतंकियों की लिस्ट है उसमें भी शामिल है। तो इसलिए पाकिस्तान इस पे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर इस पर आगे बढ़ता है तो फिर इसका मतलब ये साबित हो जाएगा यूएन में भी कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है। तो पाकिस्तान की अपनी एक हद है, तो वो यही कहना चाहेगा कि साहब हमारे नागरिकों पे हमला किया गया, जो अभी तक कह रहा है। उसने यही कहा है कि हमारे नागरिकों पे हमला किया गया। तो ये भारत ने इसीलिए ये सारा बिल्कुल जो दिखाया कि हमने मैप पे दिखाया है कि हमने कहाँ हमले किए, किस तरीके से हमले किए, और वहाँ के फुटेज भी वहाँ के फुटेज भी इस बार लिए गए हैं ताकि दुनिया को जो है ये बताया भी जा सके कि हमने जो हमले किए तो ये हमले थे और यहाँ आतंकी हैं। यूएन की लिस्ट में जो आतंकी है हमने उस पर हमले किए, तो वो सिर्फ भारत के लिए ही आतंकी नहीं है, यूएन की लिस्ट में भी हमने उस पर हमला किया है और आत्मरक्षा में हमने हमला किया है। क्योंकि अगर जैसे परसों ही जो थी वो यूएन में क्लोज डोर बैठक हुई थी भारत पाकिस्तान की यूएन की मध्यस्थता में, और उसमें बहुत सारी गर्मा गर्मी देखने को मिली थी। तो अब ये जो है भारत की तरफ से तैयारियां पूरी हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को हम बेनकाब करेंगे। यानी हम सैन्य कार्रवाई के साथ साथ हम कूटनीति के स्तर पर भी अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कूटनीति के स्तर पर भी हम इस मसले का हल करेंगे। ये भारत की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है। दूसरा जो 2 महिला सैन्य अधिकारियों के जरिए करवाया गया और उसमें भी ख़ास तौर से कर्नल सोफिया कुरैशी, उनसे जो ज़्यादा ब्रीफ करवाया गया, इसके पाकिस्तान को कई संदेश दिए गए, पूरी दुनिया को कई संदेश दिए गए। एक तो ये दिया गया कि पाकिस्तान जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र होने का दावा करता है, हालांकि वो कितना इस्लामिक और कितना अन इस्लामिक है उस पर एक बहस हो सकती है कि वो इस्लामिक है ही नहीं, अन इस्लामिक काम ही उसके सारे होते हैं। तो लेकिन यहाँ ये भी बताया गया कि हमारी सेना में भी जो है, जो मुख्य लीड रोल में जो है वो मुस्लिम भी है और महिला भी है। तो ये यहाँ से एक संदेश जो है वो दिया गया कि हम हर स्तर पर पाकिस्तान को हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान की अपनी सेना में किसी महिला का इसी तरीके से कर्नल को बता सकता है कि उसकी लीड कर रही है? हमने तो ये ऑपरेशन भी कर्नल सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में किया है। तो ये यहाँ से साफ संकेत दिए गए। दूसरा जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर के पीछे मकसद भी ये था कि पहलगाम में जो घटना हुई उसमें यही हुआ कि साहब जो ख़ासतौर से जो कैप्टन विनय नरवाल थे, उनकी तो 2 महीना पहले ही शादी हुई थी। इसी तरीके से और एक था, उनकी भी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई थी। तो वहाँ जिस तरीके से महिलाओं का मांग का सिंदूर छीना गया और पूछ कर जो था वो पुरुषों को मारा गया, तो ये संदेश दिया गया कि आपने जिनकी मांग से सिंदूर छीना था, हमने उसका बदला आपसे ले लिया है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम जो था वो रखा गया। और मुझे लगता है कि इसका संदेश पूरी दुनिया को गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंदूर का एक महत्व है, ख़ासतौर से हिंदुओं में उसका महत्व है और भारत में भी उसका सिंदूर का महत्व है। अब तो किसी भी धर्म की हो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो यहाँ उसका महत्व है। तो ये साफ संदेश दिया गया कि सिंदूर से हमारा तात्पर्य क्या है कि यानी आपने हमारे जो अस्तित्व पर हमला किया, हमने आपका उसको जवाब दिया है और आगे भी अगर आप इस पर आगे बढ़ेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि भारत अगर पीछे हट जाता है तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो भारत भाई आगे बढ़ा ही करता। भारत ने तो साफ साफ कर दिया, रात में ही भारत की तरफ से विज्ञप्ति आ गई, प्रेस विज्ञप्ति आ गई कि हमने लक्षित कार्रवाई की है और लक्ष्य चुनने में और हमला करने में हमने बहुत संयम बरता है, ये साफ तौर पर उसमें कहा गया है। तो यानी हमने नागरिक जो थे उनको निशाना नहीं बनाया है, हमने सैन्य जो एस्टेब्लिशमेंट थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, उनको हमने निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ जो आतंकवादी थे उनको निशाना बनाया और ये हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। तो पाकिस्तान को अब अगर समझदार लोग पाकिस्तान में होंगे और नेतृत्व अगर वहाँ का समझदार होगा, क्योंकि वहाँ तो समझता ये है कि जो लोकतंत्र वहाँ जो है भी जिस तरीके का, वो सेना के बल पे वहाँ लोकतंत्र है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ सेना चीफ के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता, वहाँ की इस तरह की स्थिति। आप देखिए पहलगाम का जो हमला हुआ उससे पहले जो वहाँ के सेना चीफ हैं आसिम मुनीर, वो जो थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे थे, 2 बार उनका उससे पहले बयान आया। तो जो आप अभी तक जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान रहे हैं, जबकि आप एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान जो है वो फेल्ड स्टेट है और स्टेट अभी बना भी नहीं है कायदे से, देखा जाए राष्ट्र बन ही नहीं पाया है, फर्जी एक राष्ट्र है, क्योंकि जिस आधार पर बंटवारा हुआ था वो बंटवारे का आधार था ही नहीं। और खुद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको बाद में जो था अफसोस हुआ था कि उन्होंने ये मांग करके गलत कर दिया। और हमको अच्छे तरीके से याद है, हमने पढ़ा है शर्मिष्ठा जी कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था वी हैव वॉन द पाकिस्तान बट लेम पाकिस्तान, कि मतलब हमने पाकिस्तान जीता है लेकिन लंगड़ा पाकिस्तान जीता है। तो जो जिन्ना ने स्वीकार कर लिया था लंगड़ा पाकिस्तान है, तो उसको आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ जो है वो कौन सी बैसाखी के बल पे खड़ा करेंगे, ये उनको सोचना है। तो इसलिए बेहतरी ये है कि आप भी पड़ोसी मुल्क हैं और हम भी आपके पड़ोसी हैं, तो ना हम आपको बदल सकते हैं अपना पड़ोसी, ना आप अपना पड़ोसी बदल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप भी शांति से रहिए और हम भी शांति से रहें। आप 70 साल पहले कहाँ थे, आप वहीं खड़े हैं जहाँ 70 साल पहले थे, और हम 70 सालों में आगे कहाँ बढ़ गए। इसलिए बढ़ गए चूँकि हमारे यहाँ लोकतंत्र था, हमारे यहाँ पंडित नेहरू जैसा जो था वो दूरदर्शी नेतृत्व जो था हमारे पास था, जिसने देश को आगे ले जाया, यहाँ लोकतंत्र कायम हुआ। तो इसलिए आपको हमसे सीख लेनी चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी अब चीज़ें बहुत ख़राब होने लगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम चीज़ें इस तरीके की होने लगी हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद शर्मिष्ठा जी, लेकिन जब देश की बात आती है तो तमाम लोग जो है वो देश के एक साथ खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान को हमसे ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से तमाम अंतर विरोधों को भूलकर आगे बढ़ा जाता है और दुश्मनी में मतलब पड़ोसी का नुकसान हो जाए, उसका अपशकुन हो जाए, उसके लिए अपनी आँख नहीं फोड़ी जाती है। पाकिस्तान जो कर रहा है शर्मिष्ठा जी, वो भारत से दुश्मनी निभाने में अपनी आँख फोड़ रहा है। तो ये जो उसको नहीं करना चाहिए, ये एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान को सोचने का समय आ गया है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल भारत ने आतंकवाद का जख्म उसको मिला है, पाकिस्तान भी आतंकवाद से कई बार पीड़ित हो चुका है। बहुत सारे हमले हुए हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह स्कूल में घुसकर बच्चों को मार दिया गया, बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, उसके अलावा क्रिकेट के मैदान में आतंकियों ने हमला किया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान की एक जो छवि है वो बन ही नहीं पाई, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि वहां पर लोकतंत्र कायम ही नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर सब कुछ सेना के रहमो करम पर चल रहा है। और अभी भी सेना को वहां की सेना जो है वो किसके लिए काम कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन भारत की जो सेना है
वो पूरी तरह से देश की रक्षा के लिए तैयार है। ये बात कल एक बार फिर साबित हो गई और तमाम लोग इस पर सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आपने बताया कि कांग्रेस की अभी बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने भी इस बारे में ट्वीट किया, सुबह लालू जी ने लिख ही दिया कि जय हिंद और जय हिंद की सेना। ऐसे सारे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो है शिवसेना सांसद, उनका एक बयान कुछ देर पहले आया। क्या कुछ कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, उसको सुनते हैं, फिर चर्चा को आखिरी पड़ाव पर ले जाते हैं। कुछ दिन पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादियों ने मजहब पूछकर उन लोगों की निर्मम हत्या की थी जो हमारे देशवासी पर्यटक पहलगाम में घूम रहे थे। कल हमारी देश की सेना ने उनके घरों में, उन्हीं आतंकवादियों के पाकिस्तान में बसे घरों में उनको एक सबक सिखाया, उनके कर्म का भुगतान कराया है। आप धर्म पूछोगे, हम आपके कर्म का भुगतान कराएंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स को जो रहते तो पाकिस्तान में हैं, जिनको सेवा तो पाकिस्तान की करनी चाहिए पर सेवा करते हैं उसको आतंकिस्तान बनाने की। उन आतंकवादियों को पनाह ही नहीं देते हैं, शरण ही नहीं देते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, वेपन्स की ट्रेनिंग देते हैं, पैसे देते हैं, जैसे वो दुनिया भर में जाकर आतंक मचा सकें। देश को याद रहेगा, दुनिया को याद रहेगा, उसामा बिन लादेन कहीं पाया गया था तो वो पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया था। कल हमारे देश की सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप कभी भी हमारी तरफ अगर देखेंगे भी, आपको हम आकर आपके घरों में घुसकर आपको जवाब देंगे। ये हमारी देश की सशक्त आर्म्ड फोर्सेस का एक मुंह तोड़ जवाब है। मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको नमन करती हूँ कि आज वो लोग जिन्होंने हमारी तरफ एक आतंकी सोच रखी थी उनको ख़त्म करने की काम किया है। वो सारी माताएं बहनें जिनके लोग उस आतंकी हमले में मारे गए थे, आज उनको न्याय मिला है। आने वाले समय में पाकिस्तान का ये पूरा आतंकी मॉडल ख़त्म करना हमारे देश की जिम्मेदारी है। मैं फिर से पूरे देशवासियों के साथ अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप हैं, इसलिए हम इस विश्वास से डटे हुए हैं। मैं भारत सरकार को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने जो खून बहा है उसकी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। अमरिंदु जी, यहाँ पर जो कुछ कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने, उसमें भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन कमोबेश यही बात तमाम राजनीतिक दल, सारे लोग जो हैं यही कह रहे हैं और सब लोगों को इस बात की खुशी है कि जवाब आखिरकार पाकिस्तान को दे दिया गया। अब कल सर्वदलीय बैठक जो होने वाली है और अभी जिस तरह से अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं या कांग्रेस ने भी अब जो अपना संविधान सभा सम्मान सम्मेलन जो है वो स्थगित कर दिया है इस अभी ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, क्या लगता है आपको कल क्या प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आएंगे? आपका अनुमान मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बैठक में वो नहीं आए थे, उन पर कई सारे सवाल उठाए। कल हमने देखा कि किस तरह से खड़गे जी ने उन पर सवाल उठाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज दिखे और उनके एक जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं वो बताएंगे कि उनकी उसमें कितनी एक आत्मविश्वास उनमें दिख रहा है, क्योंकि वो उन्होंने एक बड़ा काम, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम उनके नेतृत्व में मिल गया है, वो दे दिया गया है। क्या लगता है आपको कल क्या हो सकता है देश में? समृता जी, कल मुझे लगता है कल प्रधानमंत्री को शामिल होना चाहिए और ये मांग रही है विपक्ष की कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री रहें, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, उसमें भी प्रधानमंत्री रहें। तो कार्रवाई से पहले संसद का विशेष सत्र तो नहीं बुलाया गया और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे। आशा की जानी चाहिए कल प्रधानमंत्री रहेंगे। हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कल सर्वदलीय बैठक में रहेंगे। और इसके साथ साथ समृता जी बहुत सारी बातें हैं और एक तरीके से कहा जाए कि भारत को भी कई सबक इससे मिले हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि साहब सेना में कटौती की गई है, सेना के बजट में कटौती की गई है और जो अग्निवीर लेकर आया गया उसको लेकर भी सवाल बहुत सारे उठे थे। और आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई जो अग्निवीर की बात करते थे अब वो क्यों ट्रेडिशनल वार की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अग्निवीर जो है वो लड़ाई का नहीं हो सकता। तो ये अब जो कमियां हैं उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए सरकार का, और हो सकता है कि अग्निवीर वापस हो और पूरी भर्ती जो है वो सेना में शुरू हो।
महत्वपूर्ण बात शर्मिष्ठा जी ये है कि तमाम दुनिया के राष्ट्र जो हैं वो सैन्य खर्च अपना बढ़ा रहे हैं। हालांकि हम लोगों की हमेशा से मांग रही है कि जो है सैन्य निरस्त्रीकरण किया जाए और सेना के कम हो, लेकिन वो सेना पे खर्चे तभी कम हो सकते हैं जब सभी देश जो हैं वो अपने जो मंसूबे हैं, जो साम्राज्यवादी मंसूबे हैं, अपने जो विस्तारवादी मंसूबे हैं उनको किनारे रखें और इस पे रहे कि जब ठीक है जहाँ जितना जिसकी सीमाएं हैं उसका उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं शर्मिष्ठा जी, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच में हो, चाहे वो इजराइल और गाज़ा के बीच में हो, चाहे यमन और इजराइल के बीच में हो, सब जगह विस्तारवादी नीतियाँ चल रही हैं और उसकी वजह से युद्ध हमको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए भारत की तरफ से बार बार कहा जाता है, पाकिस्तान से भी कहा जाता है कि भाई आप शांत रहिए, पड़ोसी हैं, पड़ोसी तरीके से रहिए आप। और अगर आप इस तरीके की चीज़ें हमारे देश के अंदर अगर आप अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके यहाँ भी अस्थिरता होगी। मुझे अच्छे तरीके से याद है शर्मिष्ठा जी, वो जो सैन्य स्कूल पे हमला हुआ था और बच्चों को जिस पे हुआ था पाकिस्तान में, पेशावर में, हाँ, और उसके बाद उसी स्कूल के बच्चों का शर्मिष्ठा जी एक गाना जो था वो बच्चों ने गाया, उसको रिकॉर्ड किया, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये गाना था वो, और मैंने खूब सुना है उस गाने को अच्छे तरीके से। तो जिस चीज़ से आप भी जो है वो प्रभावित होते हैं तो आपको समझना चाहिए जो भस्मासुर आप पाल रहे हैं वो भस्मासुर आप सिर्फ भारत के लिए नहीं पाल रहे हैं, वो भस्मासुर आपको भी डसेगा। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। तो वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है, और देखिए वहाँ की सेना जो है ख़ास तौर से पाकिस्तान की, वो इन आतंकियों को संरक्षण देती है, इनको प्रशिक्षण देती है, उसके ISI और सेना के ही निगरानी में ये सब अड्डे चलते हैं। तो ये समझना होगा कि ये जब होते हैं तो आपके ऊपर भी हमले करते हैं और पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी इन आतंकियों ने हमले किए हैं। तो ये समझना होगा कि आपको इन आतंकियों को पनाह देना, इनको प्रशिक्षण देना, इनको खाद्य रसद देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए ही मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल आपके लिए भी पैदा होंगे आगे चलकर। तो ये पाकिस्तान के सोचने का समय है, हमारे सोचने का नहीं। हमें तो सोचने का ये है कि हम अपनी सीमाएं और सुरक्षित करें, अपनी सेना को और सतर्क करें, अपना जो इंटेलिजेंस हमारा सिस्टम है उसको और मजबूत करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकों के अंदर किसी भी तरीके का कोई द्वेष जो है वो हमारे यहाँ ना होने पाए। राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि आप अपनी आर्थिक नीतियों के बल पर अपनी राजनीति कीजिए और मुद्दों के बल पर आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन अगर आप समाज में विभाजन पैदा करके आप ये चाहें कि आप सरकार में रहेंगे और सरकार चलाएंगे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इसका नुकसान कुल मिलाकर देश को होता है। देश ने फिर एक बार ये साबित किया है कि यहाँ के लोग एकजुट हैं, किसी भी संकट के समय पूरे राष्ट्र जो है एक साथ खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से इस कार्रवाई का भी नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया है, इससे साफ तौर पे मतलब ये संदेश भी गया है कि सेना में भी सब चीज़ ठीक ठाक है भारत में। तो ये संदेश है, और ये मुझे लगता है पूरी दुनिया को भी संदेश है कि भारत जो है वो किसी भी तरीके की अब ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस भाषा में हमसे बात की जाएगी उसी भाषा में अब जवाब दिया जाएगा। हमारी अहिंसा की और सहिष्णुता को जो आप जो है हमारी कमज़ोरी ना समझें, ये हमारा गहना है, हमारा शील है, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। तो इसलिए अब ये गलती जो है वो भारत को समझने की ना की जाए। जी बिल्कुल, और भारत की कोई कमजोरी जो है उसमें अगर आप उंगली उठाएंगे तो फिर भारत उसका जो है उसका जवाब देगा, और वो मतलब सरकार को अब ये और समझना होगा, क्योंकि ठीक है बहुत अच्छी बात है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक सफलतापूर्वक उसको अंजाम दे दिया गया। दुनिया भर में एक ये संदेश चला गया कि भारत कमजोर नहीं है और अपने ऊपर होने वाले हर हमले का जवाब देना वो जानता है। ये बात तो मोदी जी ने बाहर पहुंचा दी है, लेकिन अब उनको देश के भीतर भी अब बहुत सारे मैसेजेस देने की जरूरत है, और काम इसमें उन्हीं को करना होगा। और सबसे पहले इसमें उन सारे नफरतवादी तत्वों को उनको रोकना होगा जो किसी न किसी मौके के तलाश में रहते हैं कि वो समाज में एक नफरत का माहौल बनाए। दूसरी बात जो है अग्निवीर की तरफ आपने जिक्र किया, उसमें भी उनको सोचना होगा कि आज हमारे पास एक सक्षम सेना थी तो जवाब हमने अच्छे से दे दिया, लेकिन अगर हम अपनी नीतियों के चलते अगर सेना को कमजोर करेंगे तो आगे इसका नुकसान देश को हो सकता है। इस पर मोदी जी को गौर करना होगा। और तीसरी बात जो इंटेलिजेंस फेल्योर जिसको स्वीकार किया है खुद सरकार ने, आगे वो ऐसी कोई गलती ना हो, या जो गलती हुई है उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और सबसे आखिरी बात, ये जो मसला है ये पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला और देश की संप्रभुता का मसला है, तो इस पर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल माइलेज लेने से कैसे बचा जाए, इस पर भी तमाम राजनीतिक दलों को और बीजेपी को जो सत्ता में बैठी है उसको सोचना होगा। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगे की तैयारी चल रही है। मोदी जी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं,
अमित शाह बैठक ले रहे हैं, कल सर्वदलीय बैठक है, अभी कांग्रेस की बैठक है, तो देश में तमाम हलचलें इस समय चल रही हैं। आगे और क्या कुछ होता है, मॉक ड्रिल में किस तरह से लोग समझते हैं और तैयार होते हैं, ये सारी बातें भी आज देखने वाली होंगी। इन सब पर भी हम आगे अपने दूसरे कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम को हम यहीं रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम।